चलिए आज चलते हैं कैसे दौर में जहां इतिहास लिखा नहीं बल्कि गाया और सुनाया जाता था। एक ऐसा समय जहां सबसे बड़ी दौलत जमीन नहीं बल्कि मवेशी हुआ करते थे और सत्ता तलवार से नहीं बल्कि सभा में बैठे लोगों की सहमति से चलती थी। यही है वैदिक काल, भारत की वो नींव जहां आवाज से एक पूरे समाज का ढांचा तैयार हुआ। आइए इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। सोचिए तो जरा, एक ऐसी शुरुआत जहां ना कोई राजधानी थी, ना कोई पक्की सरहदें और ना ही कोई लिखी हुई कानून की किताब। यहां ताकत का जोर परंपरा और सबकी मर्जी से चलता था, तलवार से नहीं। राजा कोई सम्राट नहीं था बल्कि एक मुखिया था जिसे अपनी हर बात का जवाब सभा और समिति जैसी परिषदों को देना पड़ता था। लेकिन ये जो लगभग 1000 साल का लंबा दौर था ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहा। असल में ये एक कहानी है जिसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में लोग कबीलों में थे और दूसरे में वो एक जगह बसने लगे और बस यहीं से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है करीब 1500 ईसा पूर्व से, जिसे हम प्रारंभिक या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इस दौर में समाज कबीलाई था जो अपने मवेशियों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये है उत्तर वैदिक काल। लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, खेती बढ़ी, लोग बसने लगे और यहीं से राजा की ताकत बढ़ने लगी और समाज और ज्यादा जटिल होता गया। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक ऐसा जमाना जहां कुछ लिखा ही नहीं जाता था, उसके बारे में हम आज इतना कुछ जानते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी जबरदस्त मौखिक परंपरा में, एक ऐसे साहित्य में जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये 2 तरह के ग्रंथ हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया, इसे सीधे ईश्वर से मिला ज्ञान माना जाता था, ऐसा ज्ञान जो हमेशा से है और कभी बदल नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। इसे ऋषियों ने रचा था, ये परंपरा का हिस्सा था और हाँ, समय के साथ इसमें बदलाव भी हो सकते थे। अब ये जो श्रुति साहित्य है ना, इसकी भी कई परतें हैं। सबसे पहली और सबसे अहम परत है वेद, जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। ये देवताओं की तारीफ में गाए गए भजन हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन यज्ञों और कर्मकांडों को करने का तरीका बताते हैं, एक तरह की हाउ टू गाइड। इसके बाद आते हैं आरण्यक, जो इन कर्मकांडों के पीछे का मतलब समझाते हैं। और आखिर में है उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, जहां आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों पर बात की गई है। तो ठीक है, ये तो हुई ज्ञान की बात, पर इन ग्रंथों से हमें उस जमाने के समाज के बारे में पता क्या चलता है? और जो सबसे पहली और हैरान करने वाली बात सामने आती है, वो है उनकी राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ राजा तो था, पर उसकी ताकत अनलिमिटेड नहीं थी। ये लोगों की शक्ति और संतुलन की एक बड़ी ही अनोखी प्रणाली थी। उस दौर के मुखिया को राजन कहा जाता था, पर रुकिए, उसे आज के बादशाहों जैसा बिल्कुल मत समझिए। वो कोई सम्राट नहीं बल्कि अपने कबीले का रक्षक था। उसका सबसे बड़ा काम था लोगों की और उनके मवेशियों की रक्षा करना। इसीलिए तो उसका एक नाम गौपति भी था, यानी गायों का स्वामी। और उसकी असली ताकत उसकी प्रजा की सहमति थी। असल में राजन की ताकत पर लगाम कसने के लिए 3 बड़ी संस्थाएं थीं। पहली थी सभा, जो एक तरह से बड़े बुजुर्गों की काउंसिल थी और न्याय प्रशासन देखती थी। दूसरी थी समिति, ये आम लोगों की सभा थी जो बड़े राजनीतिक फैसले लेती थी। यहां तक कि राजन को चुनने और हटाने का हक भी इसी के पास था। और तीसरी थी विधत, जो सबसे पुरानी सभा थी और कबीले के हर छोटे बड़े मामले पर चर्चा करती थी। अच्छा, राजनीति तो ठीक है, पर आम लोग कैसे रहते थे? उनका परिवार कैसा था? और अगर वो लड़ते थे तो किस लिए? चलिए अब जरा उनके सामाजिक ताने-बाने को करीब से देखते हैं। उनका समाज कई परतों में बना था। इसकी सबसे छोटी और बुनियादी इकाई थी कुल, यानी परिवार। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे, कई ग्रामों से मिलकर बनता था विश या कबीला, और इन सबको मिलाकर जो सबसे बड़ी पहचान थी वो थी जन की, यानी पूरी की पूरी जनजाति। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो आज हमें थोड़ी अजीब लग सकती है। शुरुआती वैदिक काल में जमीन पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता था। नहीं, असली दौलत जमीन नहीं, मवेशी थे। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना ही अमीर। और इस बात का सबसे पक्का सबूत जानते हैं क्या है? एक शब्द है गविष्टि। ये शब्द युद्ध या लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता था और इसका मतलब है गायों की खोज। मतलब साफ है, उनकी जंगें जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि मवेशियों को हासिल करने के लिए होती थी। तो कुल मिलाकर अगर हम शुरुआती वैदिक समाज की एक तस्वीर बनाएं तो वो कैसी होगी?
एक ऐसी वर्ण व्यवस्था थी जो जन्म पर नहीं, काम पर आधारित थी। समाज में महिलाओं का सम्मान था, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। और हाँ, राजा को बलि नाम का एक स्वैच्छिक तोहफा दिया जाता था, कोई जबरदस्ती वाला टैक्स नहीं। चलिए अब जरा उनके विश्वास और धर्म की बात करते हैं। जाहिर है, जो लोग प्रकृति के इतने करीब रहते हों, उनके देवता भी तो प्रकृति की ही ताकतें होंगे, है ना? और उनकी पूजा का मकसद भी बहुत सीधा-साधा था। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके धर्म का लक्ष्य मोक्ष पाना या अगला जन्म सुधारना नहीं था। नहीं, वो लोग इसी जिंदगी में खुशहाली चाहते थे। अच्छी फसल के लिए बारिश, परिवार बढ़ाने के लिए संतानें, ढेर सारे मवेशी और दुश्मनों पर जीत, बस। और ये सब वो किसी मूर्ति से नहीं, बल्कि यज्ञ की अग्नि के जरिए मांगते थे। उनके देवता भी 3 दुनियाओं में बटे थे। धरती के देवता थे अग्नि और सोम। फिर थे वायुमंडल के देवता, जिनमें सबसे बड़े हीरो थे इंद्र, युद्ध और बारिश के देवता। और फिर थे आकाश के देवता, जैसे सूर्य और वरुण, जो दुनिया के नियमों को बनाए रखते थे। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। कैसे इसी समाज की कामयाबी ही इसके बड़े बदलाव की वजह बन गई। है ना अजीब बात? जो चीजें उन्हें मजबूत बना रही थीं, उन्हीं से एक नए और बहुत अलग युग की नींव पड़ रही थी। तो ये बदलाव था कैसा, जरा देखिए। पहले कबीला ही पहचान थी, अब जमीन पहचान बन गई। पहले वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी और लचीली थी, अब वो जन्म से तय होने लगी और कठोर हो गई। सभाओं की ताकत घटी और राजा की बढ़ गई। और दौलत, अब वो गायों में नहीं, जमीन में गिनी जाने लगी। तो ये पूरा सफर कुछ ऐसा दिखता है। 1500 ईसा पूर्व में जन यानी कबीलों की दुनिया। 1000 ईसा पूर्व तक आते आते राजा ज्यादा ताकतवर होने लगे और 600 ईसा पूर्व तक तो हमारे सामने बड़े बड़े राज्य आ गए, जिन्हें हम आज जनपद और महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। एक ऐसा समाज जो सबकी सहमति और साझा जिम्मेदारी पर बना हो, जब उसके पास विस्तार, जरूरत से ज्यादा अनाज और एक तय इलाका आ जाता है, तो वो कैसे बदल जाता है? यही वो सवाल है जो वैदिक युग के पूरे विकास की कहानी कहता है। इस पर जरूर सोचिएगा।